कोरोना से जारी है जंग और आपके साथ मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, उनके नियमों को ध्यान से सुनिए और समझिए। कोरोना से जुड़ी खबरों को जानेंगे, लेकिन इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान सामने आया है। अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्होंने अफवाहों पर बयान दिया है। उन्होंने लिखा है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ और ठीक हूं। तो अफवाहों पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ और ठीक हूं। कुछ लोग मेरे स्वास्थ्य को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। कुछ लोगों ने मेरी मृत्यु की दुआ मांगी है। सोशल मीडिया पर मेरे स्वास्थ्य को लेकर अफवाह फैलाई गई है। तो गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान सामने आया है। अफवाहों पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कई बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि मेरे स्वास्थ्य को लेकर अफवाह फैलाई गई। बीमार होने की अफवाह पर अमित शाह ने यह ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, ठीक हूं। कुछ लोग मेरे स्वास्थ्य को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि कुछ लोगों ने मेरी मृत्यु की दुआ मांगी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल सही हूं, ठीक हूं और अफवाह पर अमित शाह ने यह ट्वीट किया है। और मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ये अफवाह है और अमित शाह को इसका खंडन करना पड़ा। तो अफवाह ऐसे समय में जो नहीं होना चाहिए और हुआ है, तो अमित शाह ने इसका खंडन भी कर दिया है। ब्रजेश, देखिए, जहां तक इस अमित शाह के ट्वीट का सवाल है, जिसमें के जरिए उन्होंने अपना यह मैसेज सामने रखा और फिर बताया भी है कि किस तरह की अफवाहें उनके बारे में उड़ी हैं और क्या है सच्चाई। निश्चित तौर पर पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज जो है वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा लगातार चलाए जा रहे थे। इस तरह का माहौल खड़ा किया जा रहा था मानो कि अमित शाह की तबीयत बहुत खराब हो या फिर उन्हें कोई बड़ी असाध्य सी बीमारी हो गई हो। उनके कैमरे के आगे बहुत ज्यादा नजर नहीं आने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। तो जाहिर है ऐसे में अमित शाह, जो कि न सिर्फ देश के गृह मंत्री हैं बल्कि बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं लंबे समय तक, उन्हें इस बारे में सफाई देने के लिए आना पड़ा। यह ये भी बताता है कि किस तरीके से इस देश में जो विद्वेष है, खासतौर पर अगर आप किसी का समर्थन नहीं करते हैं तो उसके बारे में किस सीमा तक आप अफवाह उड़ाने के लिए जा सकते हैं, उसकी भी एक तरह से कह सकते हैं कि यह अभिव्यक्ति है। और ऐसे ही अपने आलोचकों के बारे में अमित शाह ने लिखा है कि मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि उन्होंने हिंदू मान्यताओं का हवाला दिया है। कहा है कि अगर किसी के स्वास्थ्य के बारे में अगर कोई अफवाह उड़ाई जाती है या फिर कोई गलत चीज कही जाती है तो बल्कि वो आदमी को और अधिक मजबूत ही करती है। उन्होंने कहा कि मेरे मन में ऐसी कोई दुर्भावना नहीं है ऐसे तमाम लोगों के लिए जिन्होंने किस तरह की अफवाह उड़ाई है, लेकिन चूंकि लाखों कार्यकर्ता उनके अपने पार्टी के जो है लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर जो चिंतित हो रहे थे या कई लोगों के उनके पास मैसेज आ रहे थे कि आखिर ये है क्या, इसलिए उनको यह क्लैरिफिकेशन जो है इस तरीके से देना पड़ा है। तो निश्चित तौर पर काफी एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है जब देश कोरोना से लड़ रहा है। देश के गृह मंत्री के नाते अमित शाह लगातार अपना काम कर रहे हैं, उस समय में इस तरह की बातें की जाए। जहां तक इस मामले में सवाल है सच्चाई हो, यह है कि आप ध्यान रखें कि जो अमित शाह ने कहा है वो लगातार बैठकें करते रहे हैं, सुबह से लेकर देर शाम तक या बैठकों का अनवरत सिलसिला चलते रहता है। तो जाहिर है कोई आदमी अगर अस्वस्थ हो तो ये नहीं कर सकता। वह लगातार जो है एक तरह से कह सकते हैं कि न सिर्फ बैठकें करते रहे हैं बल्कि जो महत्वपूर्ण जो डिसीजन है उनको इम्प्लीमेंट करवा के उसकी मॉनिटरिंग करने का भी काम करते रहे हैं। तो इसलिए जो है उनके स्वास्थ्य के बारे में जो तमाम अफवाहें थी वह जो है उन वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा चलाई जा रही थी, जो कि कहीं ना कहीं उनसे या फिर कह सकते हैं कि बीजेपी या फिर जो संघ परिवार है उससे दुखी रहती हैं, उससे नाराज रहती हैं और अपनी इस नाराजगी, अपने इस खीज को इस तरीके से वो प्रकट कर रहे थे वो तमाम लोग। इसी के लिए अमित शाह को इस तरह का क्लैरिफिकेशन लेकर सामने आना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा लेकिन अभी जिंदगी की दुआ मांगी जा रही है और ऐसे में अमित शाह ने जो बातें लिखी हैं वो कहीं ना कहीं उस मानसिकता पर चोट करती हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जहां सभी लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं और जीवन के लिए पल पल संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे में कुछ लोगों ने उनके लिए मृत्यु की दुआ मांगी, अफवाह फैला रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर,
लेकिन इस बात का खंडन अमित शाह ने ट्वीट के जरिए साफ तौर पर कहा है। उन्होंने कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, ठीक हूं, और सोशल मीडिया पर मेरे स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें फैलाई गई हैं, तो इस बात का अमित शाह ने खंडन किया है। चलिए कोरोना का अपडेट अब जान लीजिए झारखंड के नजरिए से। तो झारखंड में 154 तक कोरोना के केस पहुंच चुके हैं। 22 नए मरीज कल मिले थे। कोरोना मरीज गढ़वा से अगर हम बात करें तो 20 जो मरीज हैं गढ़वा से हैं, कोडरमा से 2 कोरोना के सामने आए हैं। 22 पॉजिटिव केस में 21 मरीज प्रवासी बताए जा रहे हैं। और रांची के बाद दूसरा रेड जोन बन रहा है गढ़वा। इसके अलावा 13 जिलों तक अभी तक संक्रमण फैल चुका है कोरोना का, और 30 जून तक स्वास्थ्य कर्मियों की जो छुट्टी है उसे रद्द कर दिया गया है। 55 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना को मात दे दी है। और झारखंड में 28 दिन में दोगुने हो रहे हैं केसेस, मरीजों की संख्या। और 1 जून की तारीख होगी जब सरकारी स्कूल खोल दिए जाएंगे झारखंड में। तो झारखंड में कल कोरोना बम फूटा। कल राज्य में कोरोना के 22 नए मामले मिले। रांची के रिम्स में सैंपल की जांच में 21 मरीजों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई, और इनमें से 20 मरीज अकेले गढ़वा जिले के बरडीहा और धुरकी के रहने वाले हैं। वहीं कोरोना संक्रमित कोडरमा का है एक मरीज, जबकि धनबाद पीएमसीएच में जांच में महाराष्ट्र से लौटा कोडरमा का ही एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया। इसके साथ झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है 154 तक पहुंच गई है। इधर गढ़वा में अब तक 23 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद सदर अस्पताल में तैनात डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बुलंद है। वे कोरोना को हराने के साथ संक्रमित मरीजों के इलाज पर भी लगातार जुटे हुए हैं। कोरोना योद्धा बने डॉक्टरों ने लोगों से कोरोना के खिलाफ जारी जंग में मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है, ताकि कोरोना को हराया जा सके। ये भी एक तरह से वायरस के साथ युद्ध है हम लोगों का। जैसे हम लोग को तो काम करना है, ये ड्यूटी है, और समाज के प्रति भी दायित्व है डॉक्टर का, इसको तो निभाना है। दिक्कत तो है लेकिन निभाना है और कोरोना को हराना है। ये तो वायरस से जंग ही है और इसको हम लोग हराएंगे। हम लोग को विश्वास है कि हम लोग इसको जरूर हराएंगे। तो कोरोना के बढ़ते मामले और आपात स्थिति में कोरोना की जांच में लगने वाले समय को देखते हुए सरकार ने 5 ट्रूनेट मशीन की खरीद की है, और इसे रांची समेत 5 जिला अस्पतालों में लगाया जाएगा। इस ट्रूनेट मशीन की ट्रेनिंग लैब टेक्नीशियन को दी गई है, और रांची सिविल सर्जन ने बताया है कि इस मशीन से गर्भवती महिलाओं, डायलिसिस और आपात स्थिति में जल्द कोरोना टेस्ट हो पाएगा। कि हिंदुस्तान में बना हुआ चीज़ है और हम लोग इसको हिंदुस्तान में ही इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी बहुत कम कीमत में हम उपलब्ध करा सकते हैं। और जो बक्सा आप देख रहे हैं वो काफ़ी छोटी सी चीज़ है जो कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी ये काम कर सकता है। पहले चरण में हमारे पास 5 ऐसे मशीन आ रहे हैं। हमने 5 जिला को चिन्हित किया है, जिसमें दुमका है, गिरिडीह है, गढ़वा है, आपका साहिबगंज है और रांची। फील्ड में स्क्रीनिंग के लिए ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर सकती है, और सबसे बड़ी बात ये लगभग 1 से सवा घंटे में रिपोर्ट देती है। हम लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ वाला, वो सॉल्व हो सकेगा। कि जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी आई, उसका हमको कोविड टेस्ट करवाना है, तो वो 1 से 1.5 घंटे के अंदर में हमको रिपोर्ट मिल जाएगा। बेसिकली ये ऐसे मरीजों के लिए है जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या जो डायलिसिस पे हैं, या जिनका कोई इमरजेंसी ऑपरेशन होना है, और उसके लिए हमको रिपोर्ट 1-1.5 घंटे से के अंदर में चाहिए, तो उस केसेस में ये मशीन काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और ऐसे में कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित रखने के लिए पीपीई किट की कमी ना हो, इसकी कोशिश में सरकार लगातार जुटी है। राज्य में ज्यादातर पीपीई किट की सप्लाई HLL करती है, और स्वास्थ्य मिशन के राज्य निदेशक ने कहा है कि राज्य में पीपीई किट में कोई कमी नहीं आएगी। रिम्स अधीक्षक ने कहा कि अगर पीपीई किट की और जरूरत होती है तो रेट का आधार HLL का दर ही होता है। मैक्सिमम पीपीई हम लोग का स्टेट वेयर हाउस से आता है। जो हम लोगों ने ऑर्डर दिया एक समय में HLL को 2000 पीपीई किट का, अभी तो उससे बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है और आगे भी खर्च होगा। तो स्टेट वेयर हाउस से हम लोग पीपीई किट लेते हैं। HLL का पीपीई किट N95 मास्क के साथ 1000 रुपये है। तो उसके अंतर्गत अगर दूसरा कोई भी देता है तो हम लोग ले लेते हैं। उसके क्वालिटी को टास्क फोर्स से हम लोग अप्रूव कराते हैं,
और टास्क फोर्स अप्रूव करता है तो हम लोग ले लेते हैं। जो HLL से सप्लाई किया गया है और कुछ हम लोग खरीदे हैं, सब मिला के अच्छी खासी मोर देन सफिशिएंट अभी स्टॉक है हम लोगों के पास। और अगर केसेस बढ़ती भी है तो उस तरह की तैयारी है। HLL अब कमिटेड है कि हम लोग सप्लाई चेन एकदम ठीक हो गया है, तो एक रेगुलर इंटरवल में सप्लाई होती रहेगी। और इधर प्रदेश कांग्रेस ने झारखंड आए प्रवासी मजदूरों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर चिंता जताई है। पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष मानस सिन्हा ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को कोरोना जांच कराकर क्वारंटाइन की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है, इससे संक्रमण ज्यादा फैलने की उम्मीद नहीं है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जो भी पॉजिटिव पाए गए हैं उनके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। जो 20 लोग गढ़वा जिला में आए हैं, क्वारंटाइन थे, उनका सैंपल आया था और वो कल रात में 11 साढ़े 11 बजे जो रिपोर्ट आई है उसमें 20 लोग। तो मजदूर को तो लाना है, क्योंकि मजदूर जो बाहर फंसा हुआ है उसको अब भूखे मरने की स्थिति हो गई। हमारे पास जो अभी जो रिपोर्ट आ रहा है, आंध्रा में एक L&T फैक्ट्री है, कल उसका वीडियो भी वहाँ से आया है कि वो लोग भगा रहे हैं, पैसा भी नहीं दे रहे हैं। तो आखिर क्या करेगा मजदूर? तो जो हमारे झारखंड के मजदूर हैं, सबसे पहले तो उनको लाना चाहिए और लाके जो सिस्टम फॉलो करना है वो करें क्वारंटाइन में। और हम मुझे लगता है कि जो सरकार है और जिस हिसाब से स्वास्थ्य मंत्रालय हमारा काम कर रहा है, सरकार काम कर रही है, हम सक्षम हैं और इसको हम लोग अच्छी तरह से मैनेज। और अगली खबर है गोड्डा से, जहां के पथरगामा प्रखंड के 7 मजदूर कर्नाटक में फंसे हुए हैं और अपने गांव लौटना चाहते हैं, लेकिन वहां के ठेकेदार की ओर से इन मजदूरों को भेजने में अड़ंगा लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से वे नहीं आ पा रहे हैं। उनके परिजनों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी उन्हें सहयोग नहीं कर रहा और ऐसे में परिजनों ने सरकार से उनके परिजनों को झारखंड लाने की गुहार लगाई है। कोरोना महामारी के संक्रमण के दौर में विपरीत हालातों में भी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर वैसे हॉटस्पॉट जहां इस महामारी का प्रकोप ज्यादा है। उन इलाकों में ड्यूटी करने के दौरान जवान संक्रमित ना हो, इसे लेकर लगातार उनकी ब्रीफिंग की जा रही है। वहीं अहम दिशा निर्देश भी पुलिसकर्मियों को दिए जा रहे हैं। इसके साथ जवानों को 14 दिन की ड्यूटी के बाद क्वारंटाइन भी किया जा रहा है और मकसद यही है कि कोरोना के खिलाफ लंबी चलने वाली जो लड़ाई है उसमें फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स हैं वो सुरक्षित रह पाएं। सबसे पहले हम लोग अपने जवानों का सुरक्षा का भी चिंता है, उसके मद्देनज़र उनको हर ब्रीफिंग में, डीब्रीफिंग में बार बार चेतावनी, एहतियात ब्रीफिंग दिया जाता है कि आपको किस किस सुरक्षा मानकों का पालन करना है। मोटिवेशन लेवल को बरकरार रखने के लिए 14 दिनों का ड्यूटी दिया जा रहा है। चूँकि ये लंबी लड़ाई है और ये मान के हम लोग चल रहे हैं कि तुरंत ये वायरस जाने वाला है नहीं, तो इसलिए भी हम लोग अपना फोर्स को बाय रोटेशन हम लोग ड्यूटी करा रहे हैं। दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के श्रमिकों के लौटने का सिलसिला जारी है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल से झारखंड के 1140 मजदूर आज रामगढ़ के बरकाकाना रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेलवे स्टेशन से जांच केंद्र जाने और फिर वहां से गृह जिले तक बस से रवाना करने तक जिला प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा। 1140 प्रवासी मजदूर कुरनूल से यहाँ आए हैं। इसमें झारखंड के सभी जिलों के लोग हैं और झारखंड के बाहर के भी कुछ लोग हैं। हम लोग जैसा आप देख रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हुए एक एक कोच से लोगों को उतार रहे हैं। उनके बाद उनके गंतव्य स्थान पर जाने के लिए बस में बिठाया जा रहा है और यहाँ से लोग अपने अपने जगह पर जा रहे हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ रही है वैसे ही घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। हर दिन पुलिस को डायल 100 पर घरेलू हिंसा से जुड़े सैकड़ों कॉल्स आते हैं। वहीं लॉकडाउन के दौरान साइबर फ्रॉड के ग्राफ में भी इजाफा है। चाहे मामला घरेलू हिंसा का हो या साइबर क्राइम का, चाहे किसी बुजुर्ग को दवा की जरूरत हो या राशन की, झारखंड पुलिस हर संभव मदद पहुंचाने को तत्पर है। डायल 100 कंट्रोल रूम में काम करने वाले लोग लगातार झारखंड वासियों की समस्या सुन रहे हैं। वहीं इन समस्याओं को सुनकर जल्द से जल्द निदान भी कर रहे हैं। घरेलू हिंसा भी आ रहा है और ये जो सरकार द्वारा जो ये अकाउंट में पैसा दिया जा रहा है उस तरह का कॉल से वो फ्रॉड कॉल कर रहा है, ठगी कर रहा है, उस तरह का भी कॉल ज्यादा आ रहा है।
कि आप अकाउंट नंबर दीजिए, आपके अकाउंट में पैसा सरकार द्वारा दिया जाएगा और उसके अकाउंट से पैसा उड़ जा रहा है, तो हम लोग साइबर क्राइम को भेज देते हैं, सबमिट करके वो चला जाता है। चूंकि कंट्रोल रूम में सबसे अधिक घरेलू हिंसा और साइबर अपराध से संबंधित कॉल्स आते हैं, कंट्रोल रूम उस मामले से संबंधित जिले के एसपी को अवगत कराता है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच करने में जुट जाती है। जो भी कोई केस एक पर्टिकुलर आता है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। दूसरा सवाल जो आपने पूछा घरेलू हिंसा को लेकर, तो जब भी हमें इसकी सूचना मिलती है हम लोग प्रयास करते हैं कि प्रोएक्टिवली उनसे बात करें, उनको दोबारा काउंसिल करें। अगर एफआईआर की जरूरत होती है तो हम लोग एफआईआर करते हैं। एक तरफ जहां कोरोना बंदी में बड़े आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगा हुआ है, वहीं साइबर अपराध और घरेलू हिंसा जैसे मामले जो घर में रहकर अंजाम दिए जा सकते हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस परिस्थिति में पुलिस जिस संवेदनशीलता से मामले को सुलझाने में लगी है, वह सराहनीय है। रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। लॉकडाउन को लेकर सरकार सख्त है। प्रशासन लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोग निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रहे। बिना मास्क सड़कों पर निकल रहे हैं, बेवजह वाहन चला रहे हैं। इससे पुलिस प्रशासन परेशान है और लोगों से बेवजह घर से नहीं निकलने की अपील की जा रही है। नागरिकों से हम लोग अपील कर रहे हैं बार-बार कि अपना घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये आश्वस्त नहीं हो कि बीमारी आपके आसपास नहीं है, ये सोच करके बाहर ऐसे नहीं निकलें। सरकार जो निर्णय ली है उसका पालन करें और सरकार का जो निर्देश है वो पालन करें। सरकार का निर्णय और निर्देश का पालन करके ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। अगर आप कोरोना बंदी में कहीं फंसे हों और घर पहुंचने के नाम पर कोई कॉल कर आपसे पैसे मांगता हो, तो आप समझ जाएं कि आपकी बात एक साइबर अपराधी से हो रही है। कोरोना बंदी में घर वापसी को लेकर परेशान प्रवासियों को संक्रमण के अलावा साइबर फ्रॉड का भी सामना करना पड़ रहा है। साइबर अपराधी मजदूरों को फोन कर या फिर मैसेज के जरिए रजिस्ट्रेशन का झांसा दे रहे हैं और घर पहुंचाने के बदले पैसों की मांग करते हैं। रांची उपायुक्त ने कहा है कि मजदूरों को अगर ऐसा कोई भी फोन आता है तो वो इसकी सूचना 1950 पर कॉल कर दे। देखिए, किसी को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है तो 1950 पे फोन करें। 1950 पे फ़ोन करके वो इंश्योर कराएं कि उनको बता दें, जिससे कि उनकी कंप्लेंट का तुरंत निराकरण हो सके। किसी भी तरीके का कोई पंजीकरण का पैसा नहीं लग रहा है किसी भी स्टेट के द्वारा। वहीं साइबर क्राइम से निपटने के लिए रांची पुलिस की साइबर सेल भी अलर्ट है। सभी थानों को सूचित किया गया है कि वो अपने क्षेत्र के शेल्टर होम में फंसे लोगों को सावधान कर इसकी जानकारी दें। तो अवेयरनेस में हमने सभी थाना प्रभारियों को भी अवेयर किया है कि उनके यहाँ शेल्टर होम और इन सब एरियाज में जो भी लोग रुके हुए हैं उनको अवेयर कीजिए कि इस तरह किसी फर्जी वेबसाइट पर ना जाएं। और आपके माध्यम से मैं भी लोगों को, जो भी आपके दर्शक देख रहे होंगे, उनको आगाह करना चाहूँगा कि बहुत सारी फर्जी वेबसाइट्स बनी हुई हैं जो कि इस तरह के साइबर फ्रॉड कर रही है। कोरोना बंदी में फंसे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना इन दिनों साइबर अपराधियों की कमाई का एक जरिया बन गया है। किसी तरह घर पहुंचने को आतुर लोग आसानी से इनके जाल में फंसकर बचे खुचे पैसे भी गंवा रहे हैं। लिहाजा रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे मांगने वाले किसी भी फोन से सावधान रहें और इसकी सूचना फौरन कॉल कर 1950 पर दें। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। उधर पान मसालों पर प्रतिबंध लगाने के बाद साहिबगंज में प्रशासनिक पदाधिकारियों की टीम सख्ती से इसे लागू करने का काम कर रही है। वहीं आम लोग इस फैसले से बेहद खुश हैं। साहिबगंज में अब तक कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन प्रशासन द्वारा लगातार एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ कोटपा कानून के तहत सार्वजनिक स्थलों पर थूकना पहले से ही मना है, वहीं तंबाकू सेवन पर रोक लगने के बाद अब लोग खुद से तंबाकू को ना कह रहे हैं। यानी जिले में प्रशासन तो सतर्क है ही, लोग अपने स्तर पर भी सतर्कता दिखा रहे हैं। इसके लिए हम लोग को निर्देश जारी हुआ है, जिसमें हम लोग को दल बना करके, जिसमें पुलिस की टीम रहेगी, प्रशासन से रहेंगे और हम लोग का जो तंबाकू का पोषण है उनसे संबंधित स्टाफ रहेंगे, ऑफिसर्स रहेंगे। सरकार का ये प्रयास है कि कम से कम नशीली पदार्थ का सेवन हो, तो इसको लेकर के गांव में बहुत सारे लोग इससे मतलब धीरे धीरे दूर भाग रहे हैं और उस गांव में महिलाओं के बीच जो है कि खुशी का लहर है
कि हमारे घर में हमारा जो घर का गार्जियन था वो नशीली पदार्थ से दूर भाग रहा है, जिससे कि आने वाला समय में हमारा घर परिवार सुरक्षित रहेगा। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और एनजीओ के सहयोग से टीम बनाकर जगह जगह छापेमारी कराई जा रही है। प्रशासन के लोग दस्ता बनाकर घूम रहे हैं। पहले से असरहीन दिख रही कोटपा कानून का अब सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जिला में अभी कोटपा के अंदर में हम लोगों ने एक निगरानी दल जो पूर्व से गठित है उसको हम लोगों ने यहाँ पे सक्रिय किया है कि वो फिर से जगह जगह पर जाकर और इसका निरीक्षण करेंगे कि कोई व्यक्ति इस तरह से सार्वजनिक स्तर पर थूकता हुआ पाया जाता है तो वो उस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी करना चाहिए। कोरोना वायरस ने जाने अनजाने ही लोगों को कई महत्वपूर्ण सबक दिए हैं। फिर चाहे वो सार्वजनिक जगहों पर थूकने की मनाही हो या तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध लगना, लोग कोरोना के भय से ही सही पर इन सभी नियमों का पालन तो कर ही रहे हैं। साहिबगंज से निशांत की रिपोर्ट। हवा के रुख में परिवर्तन और इस मौसम में नॉर्वेस्टर के प्रभाव से आज राजधानी रांची में तेज हवा और गरज के साथ झमाझम बारिश हुई। वहीं कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। मौसम का मिजाज बदलने से राजधानी रांची के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक मानसून से पहले इस क्षेत्र में काल वैशाखी यानी कि नॉर्वेस्टर के प्रभाव से इस तरह का मौसम में परिवर्तन सामान्य घटना है। कोरोना काल में सब्जी किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। बेमौसम बारिश जहां अन्नदाता को रुला रही है, वहीं संक्रमण काल में बाजार ने भी उनसे मुंह फेर लिया। देखिए साहिबगंज में सब्जी किसानों का दर्द। साहिबगंज में बेमौसम बारिश और कोरोना बंदी ने गंगा दियारा के किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। दियारा इलाके में लगी टमाटर, खीरा, नेनुआ और बैगन समेत दूसरी सब्जियां मौसम की मार से बर्बाद हो गई है। वहीं बची कुची सब्जियां भी बाजार में औने पौने दाम में बिक रही है। लिहाजा किसानों के लिए लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। जैसे किस्त वाला पैसा लेके कोई लगाया है, 15,000 बीघा में खेत लिया है, उसके बाद लगाते हुए क्या हुआ है कि सब तो बर्बाद हो गया है कि सड़ गया, पक गया तो फेंकना ही पड़ेगा। इसको तो कोई फायदा ही नहीं, खत्म हो गया। पानी पड़ने की वजह से सब खराब हो गया है। कोई फसल उगाकर हम लोग मेहनत कर रहे थे इतना दिन कि कुछ हो जाए, फिर भी नहीं हुआ। हम लोग का सारा फसल जियान हो गया। दियारा इलाके में कई एकड़ में लगी सब्जी बर्बाद हो जाने से कर्ज लेकर खेती करने वाले किसान खासे परेशान हैं। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी ने नुकसान के आकलन के बजाय किसानों को उन्नत बीज लाकर खेती करने की सलाह दी है। सब्जी उत्पादन के लिए तो जब तक वो वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं करेंगे और हाई क्वालिटी की बीज का चुनाव नहीं करेंगे, तो जब भी सब्जी में होता है तो जब भी कोई बीमारी लगती है तो पूरा का पूरा क्षेत्र का सब्जी खराब हो जाता है। इसलिए अति उच्च तकनीक का बीज और वैज्ञानिक ढंग से खेती, कृषि विज्ञान से हरदम सलाह लेकर के खेती करने के बाद ही उनको मुनाफा हो सकता है। हाल ये है कि सब्जी किसान अपना दर्द लेकर जाएं तो कहां, क्योंकि खेती को जहां बेमौसम बारिश की नजर लग चुकी है, वहीं वायरस ने बाजार में सूनापन पैदा कर दिया है। लिहाजा किसानों के साथ सब्जियां भी अपने हाल पर रो रही हैं। साहिबगंज से निशांत के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। 66.9